नमस्कार। आज तारीख है 31 अगस्त 2025। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं थोड़े विरोधाभासी मुद्दे पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर कड़े प्रतिबंध तो लगाए, पर उनका व्यापार भी जारी है। और इसी वक्त भारत की व्यापार नीति पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये क्या है? क्या ये सिद्धांतों का मामला है या कुछ और चल रहा है? हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है, कई स्रोत हैं, जैसे ट्रेड आईमैक्स और मिंट की रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड्स टॉप एक्सपोर्ट्स के आंकड़े भी हैं, फिर अमेरिकी सरकार के अपने डेटा स्रोत हैं, सेंसस ब्यूरो है, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस या CRS, और हाँ, वो एजेंसी जो प्रतिबंध लागू करती है, OFAC, उसके भी दस्तावेज हैं, और साथ में फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट जैसे विशेषज्ञों की टिप्पणियां भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इन सब स्रोतों के जरिए ये पूरी तस्वीर समझने की। एक तरफ तो भारी प्रतिबंध है, दूसरी तरफ पश्चिम का व्यापार चल रहा है, और तीसरी तरफ भारत जैसे देशों पर दबाव। हम कोशिश करेंगे कि तथ्यों और आंकड़ों से देखें कि असल में हो क्या रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। फरवरी 2022 में जब यूक्रेन पर हमला हुआ तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का रवैया बहुत सख्त था। बिल्कुल, प्रतिबंधों की जैसे झड़ी लगा दी गई थी। आर्थिक मोर्चे पर रूस को अलग थलग करने की बातें थीं। हाँ, और वो रूसी युद्ध मशीन को भूखा मारने जैसे बयान भी सुनने को मिले थे। मतलब कागज पर तो यही कहानी थी। बिल्कुल बिल्कुल, घोषणाएं तो बहुत जोर शोर से हुई थी, लेकिन अब देखिए लगभग 3 साल हो गए हैं 2025 में। जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है, थोड़ी पेचीदा है। जैसा कि ट्रेड आईमैक्स और मिंट के विश्लेषण भी दिखाते हैं, वो जो सार्वजनिक बयान थे, उनके बावजूद रूस और पश्चिम के बीच व्यापार पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। अरबों डॉलर का जरूरी सामान, और वो भी ध्यान देने वाली बात है, कानूनी तरीकों से अब भी रूस से पश्चिम की ओर जा रहा है। और यही बात मामले को और उलझा देती है ना, क्योंकि इसी दौरान जब भारत मान लीजिए रियायती दरों पर रूस से तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करके बेचता है, तो अमेरिका और EU की तरफ से लगातार सवाल उठते हैं। अभी हाल की रिपोर्ट्स में तो ये भी आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाने और रूसी तेल खरीदने पर सजा देने की धमकी दी है। भारत तो इसे साफ साफ दोहरा मापदंड कह रहा है। हाँ, भारत का तर्क तो यही है। उनका कहना है कि भाई हमारी 1.4 अरब की आबादी है, उनकी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना है, और ये तेल खरीदना तब ज़्यादा ज़रूरी हो गया जब पारंपरिक सप्लायर्स ने अपना माल यूरोप भेजना शुरू कर दिया। और जैसा कि ट्रेडमैक्स और इंडियन एक्सप्रेस के लेखों में भी आता है, भारत बार बार यही कह रहा है कि देखिए पश्चिम तो खुद रूस से व्यापार कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और EU का तर्क है कि नहीं, हमारे प्रतिबंध तो टारगेटेड हैं, मतलब सोच समझकर लगाए गए हैं, और उन्हें अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए रूस के साथ कुछ व्यापार, मतलब कुछ जरूरी व्यापार जारी रखना पड़ रहा है। वो इसे मजबूरी बता रहे हैं, दोहरा मापदंड नहीं। यहीं पर मामला असल में दिलचस्प हो जाता है। चलिए जरा आंकड़ों में उतरते हैं। ये जो कुछ व्यापार है, ये असल में है कितना? 2024-25 में अमेरिका और EU रूस से खरीद क्या रहे हैं? हाँ, ये देखना जरूरी है। अगर हम अमेरिकी आयात यानी US इंपोर्ट्स को देखें, तो US सेंसस ब्यूरो और ट्रेड आईमैक्स के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में ये करीब $3 बिलियन का था। $3 बिलियन? जी हाँ, ये 2021 के $30 बिलियन के मुकाबले तो बहुत कम है। मतलब गिरावट तो भारी है, लेकिन अहम बात यह है कि ये शून्य नहीं है, और इसमें कुछ बेहद ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। बल्कि अगर आप 2025 के पहले 6 महीने देखें, तो ये आंकड़ा करीब $2.5 बिलियन पहुंच गया है। यानी रफ्तार कुछ खास कम नहीं हुई है। अच्छा, $3 बिलियन पिछले साल, और इस साल भी रफ्तार वही है। कम तो है 2021 से, पर जैसा आपने कहा शून्य नहीं। तो इसमें मुख्य चीजें क्या है? क्या रहे रूस से अमेरिका? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो आ रही है वो है उर्वरक, फर्टिलाइजर। ट्रेड आमेक्स के हिसाब से 2024 में करीब $1.1 बिलियन का आयात हुआ। मिंट का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है, वो $1.27 बिलियन बताता है। और हैरानी की बात यह है कि ये ट्रेड बढ़ रहा है। बढ़ रहा है? हाँ, 2025 के शुरुआती 5 महीनों में, मतलब जनवरी से मई तक, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 21% की बढ़त देखी गई। 21% की बढ़त प्रतिबंधों के बावजूद? ये कैसे हो रहा है? इसकी एक वजह, मतलब एक बड़ी वजह, टैरिफ संरचना है। फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट का विश्लेषण है, वो बताता है कि रूसी उर्वरकों पर कोई खास टैरिफ नहीं है। तो नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी बाजार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई है। 2025 की दूसरी तिमाही में अमेरिका के यूरिया आयात में रूस का हिस्सा 51% तक पहुंच गया। 51%? जी,
और नाइट्रोजन सॉल्यूशंस यूएएन में 57%। ये दिखाता है कि कैसे बाजार की ताकतें कभी-कभी प्रतिबंधों के इरादों पर भारी पड़ जाती हैं। वर्ल्ड टॉप एक्सपोर्ट्स का डेटा भी यही इशारा करता है। उर्वरक तो हो गया, इसके अलावा और क्या अहम है? दूसरी अहम चीज है पैलेडियम। 2024 में करीब $878 मिलियन का आयात। ये गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स के लिए बहुत जरूरी धातु है। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री के लिए। हाँ, तो यहाँ ऑटो इंडस्ट्री की निर्भरता साफ दिखती है। ट्रेडाइमिक्स और मिंट दोनों ही इसे एक प्रमुख आयात बताते हैं। और फिर आता है संवर्धित यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम। 2024 में $624 मिलियन का आयात हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि ये 2021 के स्तर से बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। अमेरिका के करीब 20% परमाणु ऊर्जा इसी रूसी यूरेनियम पर निर्भर है। एक मिनट, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के लिए, वो भी रूस से, इन प्रतिबंधों के बीच ये कैसे संभव है? बिल्कुल, ट्रेडाइमिक्स और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स यही बताती हैं। देखिए, 2024 में औपचारिक रूप से आयात पर प्रतिबंध लगाया तो गया, लेकिन साथ ही 2028 तक के लिए छूट यानी वेवर्स भी दे दिए गए। कारण बताया गया राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति। 2028 तक की छूट? जी, और ताज़ा आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। 2025 के पहले 5 महीनों में यूरेनियम आयात में पिछले साल की तुलना में 28% की वृद्धि हुई है। कमाल है, मतलब प्रतिबंध भी लगा है और व्यापार भी बढ़ भी गया है। इसके अलावा भी कुछ है अमेरिका के आयात में? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं, हालांकि उनकी मात्रा कम है। ट्रेडइमेक्स और WTA के डेटा में एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स का जिक्र है 2024 में लगभग $75 मिलियन के। फिर प्लैटिनम है, कुछ रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व हैं, लकड़ी के उत्पाद जैसे प्लाईवुड, टर्बोजेट, सोयाबीन के अवशेष और टाइटेनियम भी है। ये रकमें शायद छोटी लगें, पर ये दिखाती हैं कि व्यापार कई स्तरों पर कई चीजों का जारी है। तो ये तो हुई अमेरिका की बात। तेल तो बंद हो गया, जैसा EIA डेटा भी दिखाता है, लेकिन उर्वरक, पैलेडियम, यूरेनियम जैसी रणनीतिक चीजें चालू हैं और कुछ तो बढ़ भी रही हैं। अब जरा यूरोपियन यूनियन EU की तरफ देखते हैं। क्या वहां भी यही कहानी है या उनकी निर्भरता का मामला और भी पेचीदा है? यूरोप की कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन नतीजा काफी कुछ वैसा ही है। EU का रूस के साथ व्यापार 2021 की तुलना में गिरा तो बहुत ज्यादा है, मतलब करीब 86% की गिरावट आई है। लेकिन ट्रेडइमेक्स के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में ये अब भी करीब 67.5 बिलियन यूरो का था। 67.5 बिलियन यूरो। ये तो अमेरिका के $3 बिलियन से कहीं ज्यादा है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा है। और इसमें भी कुछ प्रमुख वस्तुएं शामिल हैं। उर्वरक यहाँ भी एक बड़ा आइटम है। 2024 में करीब 1.8 बिलियन यूरो का आयात हुआ और ये EU के कुल उर्वरक आयात का लगभग 30% था, जो कि 2022 के 17% से काफी ज्यादा है। मतलब यहाँ भी निर्भरता कम होने के बजाय बढ़ी है। अच्छा, यहाँ भी बढ़ी है। हाँ, फिर है प्राकृतिक गैस और LNG। पाइपलाइन से आने वाली गैस तो बहुत कम हो गई है, ये सही है, लेकिन रूसी LNG का आयात बढ़ा है। ट्रेडइमेक्स और मिंट के डेटा के मुताबिक 2024 में ये 11-12% बढ़ा और EU की कुल LNG सप्लाई का करीब 16% हिस्सा रूस से आ रहा था। कई यूरोपीय देश चाहकर भी इसे एकदम से बंद नहीं कर पा रहे। LNG पर निर्भरता। जी, और संवर्धित यूरेनियम यूरोप के लिए भी उतना ही अहम है। ट्रेडइमेक्स के अनुसार 2024 में EU देशों ने 2800 टन यूरेनियम रूस से आयात किया। फ्रांस और हंगरी जैसे देशों के कई परमाणु रिएक्टर इसी पर निर्भर हैं। यानी अमेरिका की तरह यूरोप भी यूरेनियम ले रहा है। बिल्कुल। और तेल के मामले में कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों को, जैसे हंगरी और स्लोवाकिया, उनको विशेष छूट मिली हुई है, तो उसके तहत वे सीमित मात्रा में रूसी तेल का आयात जारी रखे हुए हैं। तो कुल मिला के अमेरिका और यूरोप दोनों ही जरूरी चीजों का आयात जारी रखे हुए हैं। तेल पर प्रतिबंध अमेरिका में ज्यादा प्रभावी रहा, पर यूरेनियम, उर्वरक, पैलेडियम और यूरोप के लिए LNG, ये सब चल रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब हो कैसे रहा है? मतलब इतने सख्त प्रतिबंध हैं, बैंकिंग पर पाबंदियां हैं, राजनीतिक दबाव है, इसके बावजूद ये अरबों डॉलर का व्यापार चल कैसे रहा है? क्या ये नियम तोड़े जा रहे हैं खुलेआम? नहीं, ज्यादातर मामलों में नियम तोड़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि नियमों में ही रास्ते निकाल लिए गए हैं। ये खेल खुलेआम उल्लंघन का उतना नहीं है जितना कि सावधानी से बनाई गई छूटों यानी एग्जेम्पशंस का है, या फिर विशेष लाइसेंसों का है, और व्यापार के क्या कहते हैं चतुर तरीकों, क्लेवर राउटिंग का है। ट्रेडइमेक्स की रिपोर्ट्स और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के OFAC के दस्तावेज यही कहानी बताते हैं।
छूटे और लाइसेंस जैसे? जैसे हमने यूरेनियम की बात की थी। हाँ। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन साथ ही 2028 तक छूट दे दी। ये एक वेवर या मोहलत का उदाहरण है। इसी तरह यूएस ने रूसी एलएनजी को अपने बंदरगाहों से होकर दूसरे देशों में भेजे जाने पर, यानी ट्रांसशिपमेंट पर, मार्च 2025 तक कोई बहुत कड़ा प्रतिबंध नहीं लगाया था। ये सब कानूनी दायरे में ही हो रहा है। अच्छा। और ये व्यापार के चतुर तरीके, इसका क्या मतलब है? इसमें क्या आता है? इसमें कई चीजें शामिल हैं। एक तो है शैडो फ्लीट्स का इस्तेमाल। ट्रेड आईमैक्स बताता है कि ये ऐसे तेल टैंकर होते हैं जिनका मालिक कौन है, वो कहाँ रजिस्टर्ड है, ये सब छुपाया जाता है। अक्सर ये यूएई, तुर्की या हांगकांग में बनी शेल कंपनियों के नाम पर होते हैं। इनका इस्तेमाल रूसी तेल का स्रोत छुपाने के लिए किया जाता है, ताकि प्रतिद्वंद्वों से बचा जा सके। जहाजों का जाल? हाँ। दूसरा तरीका है तीसरे देशों के जरिए रूटिंग। सीआरएस रिपोर्ट और ट्रेड आईमैक्स दोनों बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी के पुर्जे, रसायन, यहाँ तक कि लग्जरी सामान भी सीधे रूस ना जाकर कजाकिस्तान, आर्मेनिया, तुर्की जैसे देशों के रास्ते पहुंच रहे हैं। और इसी तरह रूस से भी कुछ सामान इन देशों के जरिए पश्चिमी बाजारों तक पहुंच सकता है। यानी बीच में एक और देश आ जाता। बिल्कुल। और फिर हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपवाद, जैसे मानवीय और खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपवाद। ट्रेड आईमैक्स और ओफेक के दस्तावेज, जैसे उनका एक जनरल लाइसेंस है 6D, वो दिखाते हैं कि उर्वरकों और कुछ कृषि उत्पादों को जानबूझकर प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। तर्क दिया जाता है कि भाई इन पर प्रतिबंध लगा दिया तो दुनिया भर में, खासकर गरीब देशों में, ग्लोबल साउथ में खाद्य संकट पैदा हो जाएगा, अकाल पड़ सकता है। अच्छा, तो मतलब प्रतिबंध लगाते समय ही कुछ दरवाजे खुले रखे गए थे, सोच समझकर। बिल्कुल। और ये दरवाजे सिर्फ छूट या अपवाद के रूप में नहीं है, बल्कि बाकायदा लाइसेंस के रूप में भी मौजूद हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का ओफेक वो दर्जनों जनरल लाइसेंस जारी करता है। ये लाइसेंस अमेरिकी कंपनियों और व्यक्तियों को कुछ ऐसी गतिविधियों की इजाजत देते हैं जो सामान्य प्रतिबंधों के तहत मना होती। दर्जनों लाइसेंस? किस किस तरह की गतिविधियों के लिए ये लाइसेंस हैं? ये सारी जानकारी ओफेक की वेबसाइट पर है। उदाहरण के लिए कृषि वस्तुओं, दवाओं और मेडिकल उपकरणों के व्यापार के लिए लाइसेंस हैं, GL 6D। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कुछ पुराने सौदों को निपटाने के लिए भी लाइसेंस हैं, GL 8L। दूरसंचार सेवाओं के लिए है, GL 25G। गैर सरकारी संगठनों के मानवीय कार्यों के लिए है, GL 27। और जैसा हमने पहले बात की, नागरिक परमाणु ऊर्जा से जुड़े लेनदेन के लिए भी लाइसेंस मौजूद है, GL 115B। ये लिस्ट दिखाती है कि प्रतिबंध कोई एक सपाट दीवार नहीं है, बल्कि उनमें बहुत सारे छोटे बड़े छेद और रास्ते छोड़े गए हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अमेरिकी या यूरोपीय हित सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आपने दो चीजों का बार बार जिक्र किया, उर्वरक और यूरेनियम। ट्रेड आईमैक्स ने तो इन्हें अछूत या अनटचेबल्स तक कहा है। ऐसा क्यों है कि ये दोनों चीजें प्रतिबंधों की मार से लगभग बची हुई सी लगती हैं? इसकी सीधी वजह वैश्विक निर्भरता, बहुत ज्यादा निर्भरता। उर्वरक का मामला लें, रूस और उसका सहयोगी बेलारूस, ये दोनों मिलकर दुनिया के सबसे बड़े पोटैश, अमोनिया और यूरिया उत्पादकों में से हैं। जैसा ट्रेडमैक्स और इंडियन एक्सप्रेस बताते हैं, अगर इनकी सप्लाई रुक जाए तो दुनिया भर में खेती की लागत बढ़ जाएगी और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आसमान छू लेंगी। इसका सबसे बुरा असर कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों पर। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि भाई इन पर प्रतिबंध मत लगाओ या छूट दो, ताकि वैश्विक खाद्य संकट और गहरा न हो जाए। और जैसा फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट ने बताया, अमेरिका में तो टैरिफ न होने से रूसी उर्वरकों का मार्केट शेयर और बढ़ गया। ये बाजार की हकीकत है, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही बात है। और यूरेनियम का मामला भी निर्भरता का ही है। हाँ बिल्कुल, वही कहानी है। ट्रेड आईमैक्स के आंकड़ों के मुताबिक रूस दुनिया के लगभग 20% संवर्धित यूरेनियम की सप्लाई को नियंत्रित करता है। ये वो ईंधन है जो परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल होता है। अमेरिका और यूरोप में कई मौजूदा परमाणु रिएक्टर या तो रूसी डिजाइन के हैं या फिर रूसी ईंधन पर चलने के लिए बने हैं। इंडियन एक्सप्रेस का विश्लेषण कहता है कि इनका विकल्प तैयार करने में, मतलब नई सप्लाई चेन बनाने और रिएक्टरों को बदलने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। 5 से 10 साल? हाँ, तो इतनी जल्दी इस निर्भरता को खत्म करना मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए ऊर्जा सुरक्षा का हवाला देकर लंबी छूट अवधि दी गई और विशेष लाइसेंस भी जारी किए गए, जैसे ओफेक का GL 115B। ये पूरी तरह से एक व्यावहारिक फैसला है,
मजबूरी का फैसला कह सकते हैं। ये सब सुनकर तो यही लगता है कि प्रतिबंधों की घोषणा करना एक बात है और उन्हें इस तरह लागू करना कि अपनी अर्थव्यवस्था को कम से कम नुकसान पहुंचे, वो बिल्कुल दूसरी बात है। अच्छा, अब जरा इसके थोड़े व्यापक आर्थिक असर की बात करते हैं। ये जो प्रतिबंध हैं और ये जो व्यापार के रास्ते बदल रहे हैं, इनका रूस, यूरोप और बाकी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी CRS की रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। CRS रिपोर्ट के मुताबिक रूस की अर्थव्यवस्था, मतलब शुरू में जो अनुमान लगाए गए थे, उसे कहीं ज्यादा लचीली साबित हुई है। इसकी कई वजह हैं। एक तो ये कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से युद्धकालीन जरूरतों पर केंद्रित हो गई। सैन्य खर्च बहुत बढ़ गया है। GDP का 3-4% से बढ़कर 2025 में 6.2% तक पहुंचने का अनुमान है। दूसरा, उसे चीन, भारत, तुर्की जैसे नए या बढ़े हुए आर्थिक साझेदार मिल गए। और तीसरा, ऊर्जा निर्यात जारी रहा, भले ही उसे डिस्काउंट पर बेचना पड़ रहा हो। लेकिन क्या सब कुछ ठीक है रूस की अर्थव्यवस्था में? नहीं, ऐसा भी नहीं है। दबाव के संकेत अब बहुत साफ दिख रहे हैं। CRS रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति पुतिन ने खुद माना कि महंगाई बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही है, मतलब ओवर ईटिंग हो रही है। ब्याज दरें अक्टूबर 2024 में 21% तक पहुंच गईं, जो दशकों में सबसे ज्यादा है। कंपनियों पर कर्ज बढ़ा है और कारखानों में कुशल मजदूरों और जरूरी सामान की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं। तो लचीलापन जरूर है, पर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। और यूरोप और अमेरिका पर क्या असर हुआ है इन सब का? CRS रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा आर्थिक झटका यूरोप को लगा है, खासकर उन देशों को जो रूसी ऊर्जा पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। उन्हें रातों रात ऊर्जा के नए स्रोत ढूंढने पड़े, जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अनुमान है कि ये लागत उनके GDP के 1% से लेकर 7% तक हो सकती है। ये बहुत बड़ी कीमत है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। के लिए ये झटका बहुत मामूली था, लेकिन एक और असर हुआ है जिसका जिक्र जरूरी है। चीन और भारत जैसे देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुले हैं। जैसा कि CRS रिपोर्ट के ग्राफ में भी दिखता है, इन देशों का रूस से आयात काफी बड़ा है, चाहे वो रियायती तेल हो या फिर दूसरा सामान। वैश्विक व्यापार के रास्ते निश्चित रूप से बदल रहे हैं। एक और सवाल जो मन में आता है, क्या इन व्यापक प्रतिबंधों से अमेरिकी डॉलर के वैश्विक दबदबे पर भी कोई असर पड़ रहा है? क्या देश अब डॉलर से थोड़ा दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं? ये चिंता बिल्कुल वाजिब है और CRS रिपोर्ट इसका जिक्र करती है। खुद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अधिकारियों ने ये चिंता जताई है कि अगर वित्तीय प्रतिबंधों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा और बार-बार किया जाएगा, तो दूसरे देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के रास्ते जरूर तलाशेंगे। रूस पर जो इतने बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से चीन जैसे देशों को अपनी मुद्रा यानी रनमिंगबी में व्यापार बढ़ाने और डॉलर के बिना भुगतान के सिस्टम विकसित करने के लिए और ज्यादा प्रेरित किया है। हालांकि 2024 का IMF विश्लेषण कहता है कि डॉलर अभी भी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में सबसे प्रमुख मुद्रा बना हुआ है, लेकिन हाँ, रुझान बदल रहा है और दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें, निचोड़ क्या है? हम वापस उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं। क्या पश्चिम का ये रवैया सिद्धांतों पर आधारित है या ये सिर्फ व्यावहारिक मजबूरियों का खेल है? ट्रेडमेक्स और CRS की रिपोर्ट्स आखिरकार किस ओर इशारा कर रही हैं? देखिए, आंकड़े तो एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं ना। कड़े प्रतिबंधों और रूस को अलग थलग करने की सारी बातों के बावजूद अमेरिका और UAE का रूस के साथ अरबों डॉलर का व्यापार जारी है। और ये व्यापार ज्यादातर उन चीजों में केंद्रित है जो उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूरेनियम, उर्वरक, पैलेडियम और यूरोप के लिए LNG। जैसा कि ट्रेडोमेक्स और मिंट के आंकड़े बताते हैं, 2024 में EU का रूस के साथ कुल व्यापार करीब 67.5 बिलियन यूरो या लगभग 73.7 बिलियन डॉलर। उसी साल भारत के रूस के साथ हुए व्यापार करीब 69 बिलियन डॉलर से ज्यादा था। ज्यादा था। EU का व्यापार भारत से ज्यादा था। जी, 2024 के आंकड़ों के हिसाब से। अमेरिका का आयात 3 बिलियन डॉलर भले ही कम था, लेकिन उसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। और यहीं पर भारत जैसे देशों की आलोचना थोड़ी खोखली सी लगने लगती है ना? जब पश्चिम खुद अपने लिए इतनी छूटें और रास्ते बना रहा है, अपने जरूरी सामानों का आयात जारी रखे हुए हैं, तो फिर दूसरों पर उंगली उठाना थोड़ा विरोधाभासी तो लगता ही है। ट्रेडमेक्स की रिपोर्ट में भी शायद यही कहा गया है कि इससे ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और उभरते देशों में ये धारणा मजबूत हो सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानक शायद सबके लिए बराबर नहीं है, बल्कि उन्हें पश्चिमी देशों के आर्थिक और रणनीतिक हितों के हिसाब से मोड़ा जा सकता है। और ये निश्चित रूप से पश्चिम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है।
स्थिति वाकई बहुत जटिल है। देखें, ये कहना भी गलत होगा कि प्रतिबंधों का कोई असर ही नहीं हुआ। असर तो हुआ है। जैसा कि CRS रिपोर्ट और ट्रेडाइमेक्स दोनों दिखाते हैं, रूस और यूरोप के बीच व्यापार 80% से ज्यादा कम हुआ है। रूस के राजस्व पर भारी चोट पड़ी है और उसकी अर्थव्यवस्था दबाव में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रूस के पूर्ण आर्थिक बहिष्कार मतलब टोटल इकोनॉमिक आइसोलेशन की जो कहानी दुनिया को बताई गई थी, वो जमीनी हकीकत और आंकड़ों से पूरी तरह मेल नहीं खाती। ऐसा लगता है कि जब अपने महत्वपूर्ण हित दांव पर लगते हैं तो व्यवहारिकता मतलब प्रैग्मेटिज्म अक्सर घोषित सिद्धांतों पर हावी हो जाती है। तो आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे वैश्विक व्यापार, प्रतिबंध और भू राजनीति एक दूसरे में कितने गहरे उलझे हुए हैं। आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अमेरिका और EU का रूस के साथ व्यापारिक रिश्ता उनकी सार्वजनिक घोषणाओं और सख्त रुख की तुलना में कहीं ज्यादा पेचीदा है। कई परतें हैं उसमें और व्यावहारिक मजबूरियों से भरा हुआ है। हाँ, और ये हमें इस बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नियम और सिद्धांत वाकई सार्वभौमिक होते हैं, या फिर वे राष्ट्रीय हितों, आर्थिक निर्भरताओं और शक्ति संतुलन के खेल में जरूरत के हिसाब से बदल दिए जाते हैं। हमने OFAC के वो लाइसेंस और छूटें देखी, वो इसी तरफ इशारा करती हैं। हमारे सामने जो स्रोत थे उनसे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि रणनीतिक निर्भरता जैसे यूरेनियम और उर्वरक के मामलों में हमने देखा, और अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित बुरे प्रभाव जैसे कारक अक्सर कठोर सैद्धांतिक या नैतिक रुख पर भारी पड़ जाते हैं। और ये आज के श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है, सोचने के लिए एक बात। भविष्य में क्या होगा जब दुनिया ऊर्जा सुरक्षा के लिए या फिर उन महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कुछ चुनिंदा देशों या स्रोतों पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाएगी? क्या तब भी हम इसी तरह के विरोधाभास देखेंगे, इसी तरह की व्यावहारिक मजबूरियां और संभावित दोहरे मापदंडों को बार बार उभरते हुए देखेंगे? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स, कभी भू राजनीतिक तनावों, जियोपॉलिटिकल टेंशन से पूरी तरह सुरक्षित रह पाएंगी, या ये शायद एक असंभव सपना ही है? इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही।